बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। IPCC, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज, तो इसको लाजमी आप पढ़ें। द रोल ऑफ IPCC, जहां आपने ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया और वहां आपने हवाला नहीं दिया, कोई रेफरेंस नहीं दिया, आपने मेंशन नहीं किया IPCC को, मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। IPCC क्या है, इसको कब बनाया गया और इसका रोल क्या है? मुकम्मल नाम है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक पैनल है। यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, कुछ बड़े माहिर हैं, तारीखदान हैं, इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज से उनका ताल्लुक है। और ये जो पैनल है इसको बनाया गया था 1988 में। IPCC was made in 1988, 88 में इसको बनाया गया था बाय WMO एंड UNEP। ये दोनों जो हैं UN के माहौल के हवाले से जो हैं वो एजेंसियां हैं। WMO का हेडक्वार्टर जनीवा में है और जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया के अंदर। मेरे ख्याल में UN का कोई वाहिद एजेंसी है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो यूरोप में भी नहीं है और अमेरिका में भी नहीं है, वो अफ्रीका में है। बहरहाल WMO और UNEP ने मिलकर बनाया 1988 में IPCC। अब यहाँ मैंने कहा ये पैनल है जहाँ पर बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जो मौसम को समझते हैं, क्लाइमेट को समझते हैं। ये उनका है पैनल। 88 में इसको बनाया गया। अच्छा, अब इसके जो हैं रिपोर्ट्स रिलीज होते हैं कोई 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, कि क्लाइमेट चेंज रियल है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के ज़मीन के ऊपर, इंसान ज़ात के हवाले से, जितनी भी दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए कितना डेंजरस है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो रिपोर्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, रिलीज बाय द IPCC। अच्छा, द रिपोर्ट्स आर कॉल्ड असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ IPCC। इनको हम क्या कहते हैं? द असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ IPCC। और जिसका पहला रिपोर्ट रिलीज किया गया था वो हुआ था 1990 में। मैंने इसके लिखे शॉर्ट फॉर्म FAR। द फर्स्ट, F मीन्स यहाँ पर फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट। कब? 1990 में हुआ रिलीज, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और जो है कब से स्टार्ट हुआ, इसका वजह क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया। दूसरा जो सेकंड रिपोर्ट SAR, सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट, ये रिलीज किया गया 1995 में। TAR, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट 2001 में। और FAR, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट, ये 2007 में हुआ। और दोबारा लिखा मैंने यहाँ पर FAR यानी कि फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। ये बहुत मशहूर हुआ था, याद कीजिएगा। चाहे आप 1 को छोड़ दें, डिस्कस उसको ना करें आप, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, लेकिन जब 2014 में फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया, इसको लाजमी आप मेंशन करना। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्री पेश करना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर IPCC का रेफरेंस दें और इसको भी लाजमी आप डिस्कस करें। द फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय IPCC इन 2014। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज किए गए थे रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं हम। और ये जो है फाइनल 6 SAR, द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट,
और ये रिलीज़ हुआ 2022 में, 2022 में इसको जो है, इनफैक्ट ये 2021 में इसको रिलीज़ किया, करना शुरू किया गया। इसको कोई 5-6 महीने चला ये। कभी इसका एक पैराग्राफ रिलीज़ किया गया अगस्त 2021 में, फिर ये जो है सितंबर महीने, फिर अक्टूबर महीने में, और मेरे ख्याल में 2022 तक, मार्च तक इसका जो है वो रिपोर्ट्स आते रहे। तो ये है 21 और 22 में 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पर 5 के बारे में, जो मैंने कहा बहुत बड़ा मशहूर हुआ ये 2014 में। द 5th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC 2014। यहाँ पर तो जो रीजंस हैं, जो काजेज हैं, वो ये कहा गया कि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, चाहे वो मेथेन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, वो ज़्यादा हो गए माहौल के अंदर। उसके वजह से फिर क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर ज़मीन का है वो काफ़ी जो है वार्म हो गया। मैंने पहले भी कहा था आपको कि 3 ऐसे वर्ड्स हैं, ज़रा उनको आप समझें पहले। हमारे पास ना लोग शायद इसको गलत समझते हैं, कहते हैं कि ये बात सेम है। सेम बात वह नहीं है। देखें ज़रा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन का माहौल है, सरफेस से लेकर कोई 85-100 किलोमीटर तक, जहाँ तक फोर्स है ग्रेविटेशन का, दैट्स कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ये वार्म हो गया, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इट्स कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ग्लोबल वार्मिंग। जब ये माहौल जो एटमॉस्फेयर ज़मीन का है, यहाँ पर 2 मेन गैसेस के अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या हुआ? द वार्मिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर एट ग्लोबल लेवल इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो है 15 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर 50 भी है, कहीं पर माइनस भी है। तो एवरेज क्या बन जाता है? वो 15 जो है अर्थ का है एवरेज टेम्परेचर 15, यानी कि 15। अब इसमें कुछ इजाफा हो गया 20th सेंचुरी में, यानी कब की बात है ये? 1900 से लेकर 2000 तक। ये जो 20th सेंचुरी है, यहाँ पर काफ़ी इजाफा हुआ। यहाँ पर जो हैं हमने जो हैं काफ़ी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर। तो मैंने कहा कि द वार्मिंग ऑफ अर्थ एट ग्लोबल लेवल, द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एट ग्लोबल लेवल इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपन बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब टेम्परेचर ज़मीन का जो सरफेस का बढ़ गया, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट हैपेंड? क्लाइमेट चेंज। अब जब टेम्परेचर कुछ बढ़ गया ज़मीन का, यहां से फिर क्या हुआ? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जो बड़े हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स के अंदर हों, जिस तरह हमारे पास जो बड़े सगीर है पाकिस्तान इंडिया के नादरन साइड में, हिमालयास, कराकरम, हिंदुकुश, यहाँ हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। या जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल में, एंटार्क्टिका और आर्कटिक में जो वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड मेल्टिंग। अब वो ग्लेशियर्स मेल्टिंग कर रहे हैं, सी लेवल फिर राइज हो रहा है, फ्लड्स, रेनफॉल, फिर कहीं पर ड्राउट्स वगैरह भी हैं। तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज फिर। और यहाँ पर ये बार बार किया गया कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके वजह से जो है ये माहौल ख़राब हो गया है। ये कहा IPCC ने अपने 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर। और यहाँ पर 3 ऐसे जगह बताए गए, दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। एक साउथ एशिया, पाकिस्तान है यहाँ पर, इंडिया या जो है श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, काफ़ी इनको डैमेज ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। साउथ एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर इंडोनेशिया है, फिलिपाइनीज़ है, मलेशिया है यहाँ पर। उसके बाद जो हैं कैरेबियन कंट्रीज़, जमैका, हैटी, क्यूबा,
जो वहाँ पर और भी कंट्रीज हैं कैरेबियन सी के अंदर, तो कैरेबियन कंट्रीज, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दे आर प्रॉन, दे आर वल्नरेबल टू दी ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो हैं अपने रिपोर्ट में कहा आईपीसीसी ने, और यहाँ पर लाजमी जो हैं कुछ स्टेप्स लिए जाएं। अनफॉर्चुनेटली 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था पेरिस के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट, और एक माइटी अमेरिका ने उसको नहीं माना। जब से ट्रंप आ गया तो द यूएसए विथड्रू इटसेल्फ। अब जब दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो माहौल को करते हैं पॉल्यूट, वो दो कंट्रीज़ करते हैं। उनका बड़ा जो है वो रोल है उसके अंदर, यानी कि रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पास फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। एक अमेरिका, यूएसए, सेकंड पर चाइना आ जाता है। अब जब एक सुपर पावरफुल कंट्री अगर वो खुद ही एग्रीमेंट को ना माने, तो जो और स्मॉल कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, फिर वो क्या करेंगे। बहरहाल यहाँ पर लाजमी एक एग्रीमेंट करना चाहिए, और जहाँ जितना हो सके वी मस्ट शिफ्ट आवर सेल्स फ्राम नॉन रिन्यूएबल, जो सोर्सेज हैं रिन्यूएबल क्लीन सोर्सेज हैं, जिस तरह हाइड्रो है या सोलर एनर्जी है, विंड है, तो उनको हम फॉलो करें। बजाय को हम लाइट बनाएं, हम एनर्जी बनाएं थर्मल सोर्सेज से, जहाँ पर कोल, गैस, ऑयल दे काज पॉल्यूशन। तो हमें लाजमी जो है क्लीन सोर्स के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। बहरहाल इस चीज़ को लाजमी आप कवर करेंगे। व्हाट इज़ आईपीसीसी, इट्स रोल, इसका रोल क्या है, और इस चीज़ को लाजमी आप डिस्कस करें अपने एसे के अंदर, कोई सवाल के अंदर, इफ़ दैट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।